जिस लक्ष्मण यादव के ऊपर ये आपका सवाल है, लिखेंगे कि बवाल करेंगे। एक हिंदू को, आरएसएस के हिंदू को प्रिंसिपल बनाया गया केवल इसलिए कि लक्ष्मण यादव को निकालना है वहां से। मन पढ़ाने से ज्यादा भाषण देने में लगता है। मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोल सकते हैं। हमारे ऊपर एक मुकदमा हुआ पड़ा है, दलितों को दलितों से टकराया जाए, ओबीसी को ओबीसी से। और अब सोशल जस्टिस को मुझे लगता है इसीलिए बाहर से कम खतरा है, आरएसएस से कम खतरा, उसे अपने अंदर खतरा है। और देखो, मैं यूपी में एक दलित महिला को सीएम बनाकर लाया। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपकी बातचीत से। अब आज आप ये बात डंके की चोट पर कहेंगे कि आप कल को बड़ा पद और बड़ा कद मिले तो आप नागपुर की तरफ नहीं देखेंगे, भाजपा की तरफ नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने मान लिया कि घोटाला हुआ। 90 कॉलेज का एक भी दलित और ओबीसी प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ मुझे सोशल जस्टिस चाहिए। झुका नहीं, बिका नहीं। आज भी डंके की चोट पर खड़ा हूं कि बिना गलती के सजा पाई सच बोलने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लोकतंत्र किन अवयवों से बनता है, किन तत्वों से बनता है? निश्चित तौर पर बातचीत करने से बनता है, बहस मुबाहिसों से बनता है, पढ़ने लिखने से बनता है, सोचने से बनता है। क्योंकि सोचने से, बात करने से, बहस करने से लोकतंत्र को एक गति मिलती है। लेकिन जब सोच पर पहरेदारी होने लगे, जब जुबान पर पहरेदारी होने लगे और जब पहरेदारी होने लगे विश्वविद्यालयों पर, तो कहां जाएंगे वहां पढ़ने वाले, कहां जाएंगे वहां पढ़ाने वाले, और कहां जाएंगे उन विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को सोच के अड्डों में तब्दील करने वाले? यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने है और हमेशा ही रहेगा। निश्चित तौर पर जो लोग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में या फिर दूसरे संस्थानों में सोच और समझ को विकसित करने का काम करते हैं, वो आज बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हैं। उनको हटाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जुबानें बाहर आती हैं, फिर भी कुछ सोच बाहर आती है, फिर भी आती हैं कुछ आवाजें और कहती हैं कि आपको सुनना पड़ेगा मुझे। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसने कहा है कि आपको केवल सुनना ही नहीं पड़ेगा, आपको मेरी कहानी पढ़नी भी पड़ेगी। और तब समझ में नहीं आता कि उसे लेखक कहा जाए, उसे अध्यापक कहा जाए, उसे राजनीतिक कार्यकर्ता कहा जाए, समाज सेवी कहा जाए, या फिर उसे देशद्रोही कहा जाए। तो एक ऐसा ही देशद्रोही, एक ऐसा ही अध्यापक, एक ऐसा ही जुझारू नौजवान, एक ऐसा ही सोच समझ वाला व्यक्ति हमारे साथ आर्टिकल 19 के स्टूडियो में मौजूद है और हम उसका स्वागत करना चाहेंगे। लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण, बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 के मंच पर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तो पहला सवाल तो यही कि क्या कहा जाए? देशद्रोही कहा जाए, या फिर समाज का विद्रोही कहा जाए, या फिर आत्मविद्रोही कहा जाए, कि लेखक कहा जाए, कि अध्यापक कहा जाए? क्या कहा जाए? बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 का और आपका कि आप जितना जोखिम मैं उठा रहा हूँ उतना आपने भी उठाया और मुझे आमंत्रित किया है। और क्या कहा जाए, असल में मैं भी अभी खोज रहा हूँ। पाकिस्तान के एक शायर हैं हबीब जालिब, शुरू, चूँकि कला और संस्कृति का कोई देश नहीं होता, उन्होंने लिखा है कि उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, कि अपनी हिरस के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। तो फिलहाल मैं कोशिश में ये हूँ कि मेरी ज़मीर ज़िंदा रहे और एक खुददारी, खुद मुख्तारी से प्रोफेसर होना या कलम और किताब ने जो हमें बनाया कि आप सच को सच कह सकें, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर रहे नहीं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने नौकरी से निकाल दिया है, तो खुद मैं अपने को प्रोफेसर कैसे कहूँ?
जैसा लक्ष्मण दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते थे, कितने साल पढ़ाया? लगभग 14 साल, 14वां साल चल रहा था जब मुझे निकाला गया। अच्छा, तो 14 साल के बाद वनवास तो राम जी का भी खत्म हो गया था, लेकिन लक्ष्मण का शुरू हो गया वनवास, और राम के माहौल में लक्ष्मण को विश्वविद्यालय निकासी मिली है। ये विरोधाभास है निश्चित रूप से। मैं, लेकिन एक बात है नवीन, मैं उसे अपने लिए वनवास नहीं मानता। मुझे कई बार ये लगता है कि इन 14 वर्षों ने मुझे बनाया है, मेरे अपने कॉलेज ने। किताब में मेरे वो नाम अलग मिलेगा क्योंकि उसकी कई वजहें थी नाम बदलने की, लेकिन जो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है उसने हम जैसे लोगों को गढ़ा है। तो मेरे लिए वो वनवास नहीं है, वो ऐसा कार्यकाल था जिससे मैंने खुद को पहचाना, बनाया, और आज मैं जहाँ भी हूँ इसके पीछे, इस कलम और किताब के सफ़र में, यही बड़ी। अच्छा, लक्ष्मण ने एक किताब लिखी 14 साल की नौकरी के बाद, ये लगभग 150 पन्ने की किताब लिखी, और ये किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब है जो शुरुआती 1 महीने में 25,000 से ज़्यादा कॉपी, 35,000 से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। तो ये जो किताब मेरे हाथ में है, प्रोफेसर की डायरी, इस किताब ने पीयूष मिश्रा की किताब का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस किताब ने बहुत काबिल कवि कुमार विश्वास की किताब का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस लिहाज से लक्ष्मण जो है बहुत आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि पीयूष मिश्रा की फ़ैन फॉलोइंग और कुमार विश्वास की फ़ैन फॉलोइंग। लेकिन ये किताब इस मायने में भी बहुत अलग है क्योंकि ये कविता की किताब नहीं है, इसको गाया नहीं जा सकता, इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद इसको गुनना भी पड़ेगा। तो लक्ष्मण, पहले तो आपको बधाई कि आपको लगा था कि ये किताब इतनी लोकप्रिय हो जाएगी? कतई नहीं लगा था। जब शुरुआती किस्से इस किताब के हैं कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कोई किताब लिखूंगा। साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, तो एक बार जहन में ये तो था कि कभी अपना एक किस्सा, अपनी आत्मकथा या अपनी कहानी कहेंगे। तो वो एक मिजाज में डायरी लिखना मेरे पहले से शामिल था। लिखेंगे कि बवाल करेंगे? नहीं, वो तो बवाल हो गया, मुझे पता नहीं, ये मौका तो सिस्टम ने दे दिया। तो 10वीं 12वीं से मैं कुछ कुछ डायरियां नोट करता था। अच्छा। मेरे पास आज भी 5-7 पुरानी डायरियां हैं। लेकिन इन 2 दशकों में जो मेरे उच्च शिक्षा के दशक रहे, तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें दर्ज कर लेता था कि कभी मौका मिलेगा तो इनको व्यवस्थित कहेंगे। जब नौकरी से निकाल दिया तो मुझे मन लगा कि अब इसे किताब लिख देना चाहिए, अब किताब के रूप में। और किताब पहले कुछ प्रकाशकों तक गई तो उन्होंने कहा कि नहीं वो जो, हाँ, मैंने सुना कि बड़े मशहूर प्रकाशकों ने, बहुत आला प्रकाशकों ने जो है आपकी किताब छापने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, ये तो किताब नहीं है, ये आग का गोला है। ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल ठीक बात है कि नाम लेने का कोई नहीं, मतलब नाम नहीं है, तो लेकिन लोग तो समझ जाएंगे। हमने, किसी भी लेखक के मन में ये होता है कि आपकी किताब बहुत अच्छे प्रकाशक से आए। और वो केवल मतलब पैसे के लिहाज से नहीं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हाँ, ये एक हर लेखक के मन में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर है, लंबे समय तक छपेगी। हाँ, तो एक लेखक की ख्वाहिश रहती है। लेकिन उसमें उनकी टीम ने कहा कि भाई ये तो बवाल करेगी, जबकि मैंने ये कहा कि इसका कोई भी संदर्भ आप बता दें, नाम बदल दिए गए। अच्छा, इसमें है क्या? मैंने सुना है कि इसमें जो है आपने यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इसमें कहने को ये आप कहेंगे कि इसके सारे पात्र और घटनाएं जो हैं काल्पनिक हैं, और किसी के साथ इसका मेल जो है वो संयोग मात्र है, लेकिन ये तो सबको पता है कि संयोग नहीं है। मैंने भूमिका में ये वाली लाइन बाकायदे लिखी है कि इन घटनाओं और पात्रों का किसी से रिश्ता महसूस हो तो इसे संयोग ही नहीं माना जाए। बाकायदे इसकी हमने कोशिश की है कि आप पहचाने कि आपके विश्वविद्यालयों में कौन कुलपति हैं, कौन लोग प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल बने हैं, और आपके विश्वविद्यालय में अंदर क्या। मैं एक बहुत संक्षेप में कहूँ, इस किताब के मामले में उस प्रकाशक ने यही कहकर किताब नहीं छापी। हाँ, कि बवाल है ये, आसपास के उन लोगों पर ये सवाल खड़ा करती है जो हमसे जुड़े हुए हैं। कल को उनके दिक्कत होगी, हमारे बिजनेस में दिक्कत। जरा कहानी बताइए कि जब, ठीक है, उन्होंने नहीं छापी,
लेकिन जब उनको पता चला कि ये बवाल नहीं है, ये कमाल है, हाँ। तो फिर कुछ प्रतिक्रिया मिली? मतलब सीधे मुझ तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रतिक्रिया जो होती है वो पता चली जाती है। किताब उन्होंने 1-1.5 महीने में हाँ 30-32 हजार कॉपी बिक जाना, और अब इसका शायद 6ठा संस्करण, पांचवा मतलब प्रकाशित होने आ गया रहा है 5वां संस्करण। 4 संस्करण पूरे हो चुके हैं और चारों संस्करण लगभग 8,000 के किताबों की प्रतियों के हैं। अच्छा, हिंदी की दुनिया में 500-800 किताबों के का संस्करण एक होते हैं। संस्करण हो जाते थे। हमारा एक संस्करण 8,000 प्रतियों का है। उन्होंने ये कह के किताब नहीं छापी कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लोगों के ऊपर सवाल करती है। किताब प्रॉब्लमेटिक है कि आदमी प्रॉब्लमेटिक है? आदमी की बात तो कह नहीं सकते थे ना। कुछ बात कही नहीं जा सकती, वो छिप जाती है। उनका ये कहना था कि आप उन बातों को कह रहे हैं जिससे कल को बवाल हो जाएगा। अपॉइंटमेंट में क्या हो रहा है, स्टाफ रूम में क्या हो रहा है, सिलेबस कैसे बन रहा है, ये किस्सा लोग जान जाएंगे तो वो लोग जान जाएंगे जो ये कर रहे हैं। तो उन्होंने नहीं छापी। हमारे प्रकाशक ने, जिसने किताब छापी है, एक ही वाक्य बोलूंगा जो हमारे और उसके बातचीत हुई। उसने कहा थोड़ा सा इसको नरम कर सकते हैं क्या? हमने कहा देखिए अब नरम तो होने से रहा, इसके लिए इसको थोड़ा मतलब हमने कहा बहुत होगा तो नाम ऐसा बदल सकते हैं जिससे कि वाइस चांसलर जो हाथी पर बैठा था दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसका नाम हूबहू उसके नाम की तरह ना आए। केवल इतना कर सकता हूँ। पता तो सबको चल जाएगा कि हाथी पर घूम करके किसने कुचल डाला विश्वविद्यालय को। उसने हिम्मत करके ये छापी। और हमने कहा कि भाई देखिए अब जोखिम है इस किताब को छापने में, मतलब रिस्क है। तो उन्होंने कहा रिस्क है तो इश्क है। और उनकी ये किताब उन्होंने जब ये बेची, अब तक जितनी किताबें बिकी होंगी उसका भी कई गुना अकेले ये किताब बिकी। लक्ष्मण, कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब जो है ये आपने कुंठा में लिखी है। आपको नौकरी से निकाल दिया गया, और निकाल दिया गया नहीं, आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, परमानेंट नहीं हुआ, और एक नौकरी आपको नहीं मिली, इसलिए आपने जो है आपदा को अवसर में बदलने के लिए किताब लिख डाली। बिल्कुल सही बात है कि अगर मोदी जी के असली शिष्य हैं आप। उनका शिष्य होना सामान्य नहीं है, मतलब फिर तो लक्ष्मण नहीं राम ही होना पड़ेगा। तो असल में ये कुंठा की बात कही जा सकती है, और ये वो लोग कहेंगे जो किताब नहीं पढ़े होंगे। लक्ष्मण यादव को किसी और रास्ते जान गए होंगे, उनके भाषणों को सुन लिया होगा, ये सुन लिया होगा कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते हैं, वो जो सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो आरएसएस के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। उससे एक पूर्व धारणा बन गई होगी कि नौकरी से निकाला गया होगा। इस किताब में यही कह दिया होगा कि हमें नौकरी से निकाला गया, बहुत खराब है सब विश्वविद्यालय। वही लोग ये बात कह रहे हैं जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। मैं दावे से कहता हूं कि जो ये पूरी किताब पढ़ेगा, अब अगर उसका रिश्ता कहीं भी कलम और किताब से बना होगा, स्कूल कॉलेज कहीं भी गया होगा, उसने 4वीं पास किया होगा या इंटायर पॉलिटिकल साइंस किया होगा, उसे अपना कैरेक्टर इसमें नजर आएगा। कुंठा कहीं नहीं है, एक चिंता है। नौकरी अगर मेरे लिए पहला सवाल होता तो मैं नौकरी पाने की वो कोशिश करता जिससे बड़ा आसान था 14 साल के एक व्यक्ति को सिस्टम में फिट होना। लक्ष्मण, आपने इस किताब में उन लोगों को हिस्सा बनाया है जिनको आप ही के साथ नौकरी से निकाला गया। असल में मेरे कॉलेज से सीधे, मतलब मेरे कॉलेज में क्या हुआ, लोग कहते हैं कि अकेले तुम्हें नहीं निकाला। मेरे इंटरव्यू बोर्ड के बाद तो मेरा प्रिंसिपल बैठ करके ये बोलता है कि ये जो लक्ष्मण यादव हैं इनको नौकरी से हटाना है, बाकी किसी को रख लीजिए। तो मेरे अलावा जो 5 लोग मेरे डिपार्टमेंट में थे सबको नौकरी मिल गई, सब परमानेंट हो गए। लेकिन हाँ, ये अकेले एक किस्सा एक आदमी का नहीं है। ये शुरुआती पन्नों में वहाँ से ये किस्सा है जो एमए करने के दौरान मेरे साथ के वो बच्चे थे, हम लोग बैचमेट थे। हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें जेआरएफ मिल गया, हमें पीएचडी डीयू में मिल गई, लेकिन वो वहीं से अपने खेत खलियान लौट गए। ये उनका भी किस्सा है। शुरुआत में एक कैरेक्टर है सुदेश महतो, वो झारखंड वापस लौट गया जेएनयू से। हमारे डीयू से कई लोग, लड़कियां हैं जो हमारे बैच के थी, उनको इन सिस्टम ने पहले ही निकाल दिया। तो आप ये कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिली तो सोशल जस्टिस वायलेट हुआ है, आप ये कहते हैं? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि मेरी जगह तो ओबीसी पर किसी ओबीसी को ही रखा हुआ है। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल ये है कि ठीक है, आप ओबीसी थे, किसी ओबीसी को नौकरी मिल गई। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैंने कहीं ये आरोप लगाया ही नहीं कि ये सोशल जस्टिस की हत्या हो रही है। अच्छा, आरोप मेरा यहाँ है, जो आपकी विचारधारा को नहीं मानता है उसके लिए कोई मेरिट की जरूरत नहीं है। डिसेंट की बात आपने की। आप ये पूछते हैं कि मैं प्रोफेसर होने के साथ साथ
मुझे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ये छूट देती है कि मैं अपने समाज की बेहतरी के लिए बाहर जाकर अपनी राय रख सकता हूँ, तो वो राय कोई आरएसएस के पक्ष में रख सकता है, कोई इसके खिलाफ रख सकता है। और विश्वविद्यालय विश्व शब्द से बना होता है, उसमें हर विचार के लोग होने चाहिए। आप विचारधारा देख करके किसी को नौकरी छीनते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। आप मेरिट देखकर मेरी नौकरी अगर रखते तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, 14 साल उसी कॉलेज में पढ़ाया। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मेरा 100 में 96 नंबर है, 96 नंबर, और मेरी जगह जिसको नौकरी पर रखा उसका 50-52 नंबर है। तो आप मेरिट के भी साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने विचार वाले लोगों को कैडर की तरह भर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और जो आपसे असहमत हैं, जो आपसे अलग राय रखते हैं या जो आपसे सवाल करते हैं, आपने चिन्हित करके उन 700-800 लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। आपके बारे में किस्सा है कि आपका मन पढ़ाने से ज़्यादा भाषण देने में लगता था। ये इसलिए है क्योंकि पढ़ाते हुए वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं लगा सकता, वो मेरा निजी काम है। और वो वीडियो लोगों के पास नहीं है तो उनको पता नहीं मैं कैसे पढ़ाता था। मैं वो पढ़ाई पढ़ाता था जिसके चलते 14 साल में 40 बार मुझे रिन्यूअल लेटर मिला, एक कंप्लेन मेरे खिलाफ नहीं। तो अगर मैं क्लास नहीं ले रहा होता या क्लास में कुछ भी ऐसा कर रहा होता तो मुझे कब का शोकॉज मिल चुका होता और मैं नौकरी से बाहर होता। वो काम मेरा निजी था, समय से क्लास में पहुंचना, क्योंकि मेरी क्लास हर बार चेक होती थी कि कहाँ गए। बाहर जाके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो आज़ादी उसी नियम और कायदे ने मुझे दी है। एक प्रोफेसर ऑटोनॉमस बॉडी का एम्प्लॉई है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो वो अपनी राय रख सकता है। और राय रखने वाले संघ विचारक बन करके टीवी पर जहर बोल सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोल सकते हैं। एक व्यक्ति संविधान के पक्ष में क्या बाहर जाके समाज में नहीं रह सकता? दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर आज भी सांसद हैं। मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे मुरली मनोहर जोशी, देश के एचआरडी मिनिस्टर रहे। तो प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई लोग आज भी, आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इसलिए वो काम किया। और अभी तक मैंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, मैं तो बाहर जाकर अपनी राय रखता था। क्लास अगर न लेता तो 4-4 महीने का रिन्यूअल होता है ना, 40 लेटर मेरे पास आज भी मेरे कॉलेज के हैं, एक कंप्लेन मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता था कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लास में मेरी रिकॉर्डिंग होती थी, मुझे नहीं पता था कि बच्चों को भेजा जाता था ये कह के कि क्लास में क्या बोलता है जरा नज़र रखना, लेकिन मुझे पता है कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वो मुझे इसका अनुशासन पता था कि कॉलेज कैंपस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लक्ष्मण, आप बार बार ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप जिस जाति से आते हैं वो ओबीसी की एक प्रिविलेज्ड कास्ट है? बहुत सारा फ़ायदा आपकी जाति के लोगों को या कई जातियों के लोगों को मिला है जो ओबीसी की ही बहुत सारी जातियों को नहीं मिला है, जिसको हम ईबीसी और एमबीसी कहते हैं। तो आप बिल्कुल से ये नहीं कह सकते कि आप एकदम ही अंडर प्रिविलेज्ड रहे। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत गंभीर सवाल है। असल में हम जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ लक्ष्मण कि आपके जो फेसबुक पर आप जो लगातार पोस्ट करते हैं या जो आप वीडियो डालते हैं, उसमें जो नीचे कमेंट्स आते हैं उसमें 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आप ही की जाति के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं आपके साथ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो दूसरी जाति के लोग हैं, या तो उनकी सोशल मीडिया में उतनी पहुंच नहीं है और नहीं तो वो आप में अपनी आइडेंटिटी नहीं देखते। हालांकि एक बात सही है कि जाति व्यवस्था इस देश की सच्चाई है, लेकिन जिस लक्ष्मण यादव के ऊपर ये आपका सवाल है, जो बाहर जाकर अपनी एक राय रखता है, उसके वीडियोस हजारों की संख्या में यूट्यूब पर मौजूद हैं, लाखों लोगों ने देखा है। उसकी पहचान ही इस बात से बनी कि वो केवल यादवों की बात नहीं करता है। मुझे आखिरी में रिकॉग्नाइज करने वाले अगर कोई कम्युनिटी के लोग हैं तो वो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं। उन्होंने सबसे आखिर में ये कहा क्योंकि उनको ये लगता था कि ये तो अंबेडकर को, लेकिन अब वो इतना रिकॉग्नाइज करने लगे कि बाकी लोग पीछे हो गए। ये एक खतरा है शायद। मैं इसे कैसे इसको हैंडल करूंगा ये मैं भी सोचूंगा, लेकिन हाँ, अब उन्हें लगता है कि अच्छा उनके बीच का एक व्यक्ति है जो अच्छा बोलता है, जो लोगों के बारे में जाकर के अपनी राय रखता है, पॉपुलर है, तो वो उनका भी प्रेम मिल रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है
मेरी पूरी जो बनावट है, जिस सोशल जस्टिस की बनावट हमने अपने संस्कार में कलम और किताब से हासिल की है, उसमें हम अपने सबसे बड़े नायक के रूप में अंबेडकर को मानते हैं, फूले को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, जगदेव बाबू से लेकर के रामस्वरूप वर्मा तक, पेरियार ललई सिंह से लेकर के त्रिवेणी संघ तक, हमने इतने लोगों पर वीडियो बनाई, उनके कंटेंट को पढ़ करके लोगों तक पहुंचाया। उससे मुझे अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है तो वो उसी अति पिछड़े और दलित समाज ने दिया है। मैं ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये आप बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ आपके इस बात को, लेकिन जब उसी दलित समाज की डॉक्टर रितु को आपसे पहले नौकरी से निकाल दिया जाता है तो आप उनके धरने में नहीं बैठते, नहीं, आप उनके साथ खड़े नजर नहीं आते, आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? नहीं, ये अधूरा है वो जो लोग कहते हैं। डॉक्टर रितु खुद, अगर उनसे आप पूछेंगे, मैं जब नौकरी में था, जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, और या जब ये केस शुरू हुआ, चूंकि मामला बहुत पेचीदा है, कोविड का समय था, और मैं ऑन कैमरा एक बात कह दूं, हमारे ऊपर एक मुकदमा हुआ पड़ा है, वो डॉक्टर रितु के समर्थन में प्रोटेस्ट करने का है। वो तो ठीक है। जब हम कोविड के समय उनके कॉलेज के सामने धरना देने गए, वहां से ये सफर शुरू हुआ है। वो मुकदमा डॉक्टर रितु के समर्थन की वजह से हुआ है। दूसरी बार इंटरव्यू शुरू होने के पहले डॉक्टर रितु वहां धरने पर बैठी हैं। आज भी उनके चैनल पर, मेरे चैनल पर 3 मेरी स्पीच है, यानी 3 बार जाकर के उनके समर्थन में मैं उनके मंच पर बात कर चुका हूं। यही तो आरोप लगता है कि आप दरअसल भाषणबाज किस्म के आदमी, आप कहीं भी जाते हैं, भाषण देते हैं, चले आते हैं, मतलब जमीनी संघर्षों में आप साथ नजर नहीं। मुझे लग रहा है सबके संघर्ष करने का तरीका अलग है। मतलब डॉक्टर रितु के साथ जो भेदभाव हुआ वो उनकी जाति को लेकर के अपमानित करने का हुआ। उनको जाति के नाम पर अपमानित किया गया और उन्हें नौकरी से निकाला गया साजिश करके, इसलिए उनका मामला अलग है। मुझे प्रोसेस फॉलो करके निकाला गया, तो मैं सड़क पर धरने पर नहीं बैठ सकता था कि आपने इंटरव्यू में मुझे क्यों नहीं लिया। आप फर्क देखिए। और जब मैं नौकरी में था तब भी डॉक्टर रितु के धरने पर बैठा, जब नौकरी में नहीं गया, नौकरी से निकाल दिया गया, तब भी मैं उनके यहाँ गया। और मेरी किताब में बाकायदा एक चैप्टर है, देखेंगे आप, गाय गोबर और गोबर गौशाला और नीतू सिंह का आंदोलन। ये नीतू सिंह, असल में सबका नाम बदल दिया है किताब में, डायरेक्ट हम नाम नहीं लिख सकते थे। ये उन्हीं का आंदोलन का है जब वो शुरू हुआ था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर से आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि वो चुनाव लड़ने में हार क्यों गए। आप कांशीराम से ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपने किताबें क्यों नहीं लिखी हैं। सबके संघर्ष करने का तरीका अलग है, लेकिन उनका वैचारिक मतभेद या वैचारिक लड़ाई एक है। और यहाँ पर मैं डॉक्टर रितु के साथ हूँ, डॉक्टर रितु मेरे साथ हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जैसे वो लड़ाई लड़ रही हैं वैसे ही आप लड़ाई क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि जो भी आंदोलन चल रहे हैं सामाजिक न्याय को लेकर, और जो ज़मीनी लोग हैं उनके भीतर ये चर्निंग चल रही है कि ये सारे लोग बिखरे बिखरे हैं, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, और सब बहुत खित्तों में बंटकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग साथ आए और एक सामूहिकता नजर आए? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मतलब ये आरोप जैसे लगाया जाए ना कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव किसके धरने पे कहाँ नहीं गए, कल को हो सकता है कोई जाके वहाँ पूछ दे कि आपने डॉक्टर लक्ष्मण यादव के निकाले जाने पर कितनी पोस्ट लिखी, फिर दोनों लड़ेंगे। असल में हमारी लड़ाई आपस में है ही नहीं। सत्ता चाहती है कि 2 वंचित लोग आपस में टकराएं, दलितों को दलितों से टकरवाया जाए, ओबीसी को ओबीसी से। हमारे जैसे लोगों की पूरी लड़ाई ही इसी बात की है कि हम अपने साझेपन के वो रास्ते खोज सकें जहां हम एक हो सकें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लड़ाई बहुत बड़ी है। अब दूसरी बात, ज़मीन पर जो लोग लड़ रहे हैं उसके फॉर्मेट अलग अलग हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि लोग कहते थे कि आप एकजुट क्यों नहीं है, और बामसेफ वाले हमें बुलाते थे तो हमें पूछना पड़ता था कौन से वाले बामसेफ के। यही मैं कहने वाला था कि बामसेफ पता नहीं कितने बामसेफ आप ओरिजिनल हैं कि वो ओरिजिनल हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं आज ये ऊर्जा लगाऊं कि मैं उन सारे बामसेफ को एक करूं तो मुझे लग रहा है मुश्किल है। मैंने क्या चुना कि हम जितने बामसेफ ने मुझे बुलाया, मैं सबके मंच पर गया और ये बात बोली कि आपके बिखरने का फायदा उसको मिला जो 100 साल से आज भी एक ही संगठन बना हुआ है। तो हमारी भूमिका अलग है। जैसे अब मैं नौकरी से निकाला गया, मेरी पारिवारिक स्थिति अलग है, उसको हम मीडिया में बोलते नहीं हैं। उन संघर्षों के साथ मैंने किताब लिखी, और किताब लिखने के साथ हमने वो सारे काम करने शुरू किए जिससे कि हम ये आंदोलन का आगे बढ़ा सकते हैं। संघर्ष का रूप अलग है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ हम एक संविधान वाला, न्याय और समता वाला भारत बनाना चाहते हैं। वहाँ हम सारे लोग एक हैं,
और रोस्टर आंदोलन 13 पॉइंट रोस्टर जब आया, उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में हम सारे लोगों ने एक होकर के लड़ाई लड़ी और जीत गए। विश्वविद्यालय में कई लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जिसमें दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महिलाओं सबने एक साथ लड़ाई लड़ी और वो जीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां हमारी कमी है कि हम एक मंच पर एक जैसे रूप में नहीं है, क्योंकि सबका मिजाज अलग है काम करने का। मेरा मन ये होता है कि मेरी भाषा ऐसी हो जिससे मेरी भाषा पर कोई सवाल ना उठा सके। मैं और किताबें पढ़ूं, मैं अंबेडकर को और थोड़ा पढ़ लूँ, मैं लोहिया के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश करूं, मैं देखूं कि अंबेडकर, लोहिया, गांधी तीनों कहाँ एक हो सकते हैं। दूसरा कोई आदमी कहेगा कि नहीं, अंबेडकर को गांधी से अगर मिलाया तो हम तुम्हें प्योर अंबेडकराइट नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी, आज की हालत ये है कि बाबा साहब बोलकर और लोग नागपुर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कुछ मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। दिल्ली विश्वविद्यालय उसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारे लोग, और मैं केवल अंबेडकराइट, इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए जब आपकी बिरादरी से और मेरी बिरादरी से भी और हम सब की बिरादरी से जब कोई उठता है तो लोग उसको संदेह भरी निगाहों से देखते हैं। लगता है कि यार ये कल को कैसे सोचेगा। तो हमको उन संदेहों पर हमलावर होने के बजाय हमको लगता है कि बहुत मुलायमियत के साथ उस कंसर्न को समझना चाहिए कि लोग आखिर क्यों शक करते हैं। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने पहला जवाब ये दिया कि मुझे जो पहचान मिली वो मेरी जाति और मेरे समुदाय से बाहर के लोगों ने मुझे दी। तो मेरी तो बनावट ही इंटरडिसिप्लिनरी एक तरह से है। मुझे महाराष्ट्र के लोगों ने ज़्यादा बुलाया, उसके बाद मैं यूपी अपने गांव के लोगों को जान पहचान बना पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बात को कलम और किताब से पढ़कर समझा कि अंबेडकर होने का मतलब एक ओबीसी के लिए क्या है। और ये बात जब मैंने लोगों के बीच रखी तो लोगों को पसंद आई, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे। हमारी कोशिश ये है, हम उस पर हमलावर ही नहीं है। हम केवल एक चीज़ कहते हैं कि अभी मैंने कहा कि 10 में 5 बातें हो सकता है मतभेद वाली हों, 10 में 5 जगह ऐसी हैं जहां हम एक हैं। इस देश का ओबीसी, दलित, आदिवासी। लक्ष्मण, एक ज़रूरी सवाल, आपको लगता है कि अब ओबीसी नाम की कोई चीज़ बची है या दलित नाम की कोई चीज़ बची है? मतलब जब मैं दलित और ओबीसी की बात कर रहा हूँ तो एक इकाई की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि इस देश की सबसे ज़्यादा जो आरक्षित सीटें हैं दलितों और आदिवासियों के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद देने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिकट बंटवारे में भी अभी जो थोड़ी सी टिकटें बटी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब हमने इतने पिछड़ों को टिकट दिया है। तो अगर दलित कोई एक इकाई है, पिछड़ा कोई एक इकाई है, आदिवासी कोई एक इकाई है, तो उस इकाई की दिशा क्या है? नहीं, अब अगर इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो असल में ये कोई एक इकाई कभी थी ही नहीं। आप किसी भी ज़मीनी सच्चाई को देखें तो जब डॉक्टर अंबेडकर काम करना शुरू करते हैं तब भी दलित एक कम्युनिटी के रूप में नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को महारों का नेता बताया गया। पहले आगरा में उन्हीं के अपने जाति के लोगों का विरोध में सम्मेलन हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता नहीं है। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने ख्वाब देखा कि नहीं, ये पूरा समाज मेरा है। इसलिए वो जो जब एक विचारक काम कर रहा होता है तो वो उसे एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ये समझाते हुए कि देखो भाई, दलित कम्युनिटी में इतनी जातियां हैं, इन सब के शोषण का आधार ये है और इस शोषण से मुक्ति का रास्ता ये है। तब वो उनको यूनाइट कर रहा होता है। यही काम ओबीसी के लिए किया गया। इसलिए मेरी थ्योरी ये है कि मैं मानता हूँ कि जिस 85% या 90% को हम कहते हैं वो असल में कोई एक यूनिट नहीं है। ये हमारा ख्वाब है कि हम उसे एक यूनिट बनाएं, कि उनका दर्द एक है। जैसे मंडल कमीशन कहता है 52%। जिम्मेदारी पिछड़े तबके के आने वाले नेताओं की नहीं थी सबसे कि वो इसको एक की, यूनिट बनाते? मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश थोड़े, मुझे तो लगता है कि अगर उत्तर भारत में इसको एक यूनिट बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत और कोशिश अगर किसी ने की तो माननीय कांशीराम ने। मैं उन्हीं का नाम लेने जा रहा था। कांशीराम को केवल राजनीतिक लिहाज से नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक लिहाज से भी कांशीराम ने जब 85% की बात की तो उस ख्वाब की बात की जिसको मैं अभी कहना चाह रहा था कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में पत्र व्यवहार करते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिल करके लड़ना होगा, तब हम एक साझा भारत बना पाएंगे। वो ख्वाब अधूरा रह गया, बाबा साहब चले गए, दुनिया से जल्दी रुखसत कर गए। वो काम माननीय कांशीराम ने किया।
लेकिन आगे चलकर मानवर कांशीराम भी कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों के लीडर पैदा और अब वो सारे लीडर्स जो हैं और वो बीजेपी के साथ अधिकांशतः ज्यादातर, हाँ। अगर आप चाहे बाबू सिंह कुशवाहा की बात करिए, आप सोनेलाल पटेल और उनकी बेटी की बात करिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करिए, ओम प्रकाश राजभर की बात करिए, जिन लोगों ने मान्यवर कांशीराम से ट्रेनिंग ली पॉलिटिक्स की, उन्होंने मान्यवर ने जमीन के नीचे से निकाल कर, खोद कर निकाल कर और सिंहासन पर बैठाया, वो सारे लोग आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या आयरनी है। और सोशल जस्टिस को मुझे लगता है इसीलिए बाहर से कम खतरा है, आरएसएस से कम खतरा उसे अपने अंदर खतरा है। मैं एक और, लेकिन अब चूंकि बात उस विमर्श के स्तर पर है तो जरा इसको यहाँ से देखा जाए। मान्यवर कांशीराम नौकरी कर रहे थे महाराष्ट्र में। शुरू वो आंदोलन करना चाह रहे थे महाराष्ट्र से। वो बाबा साहब अम्बेडकर की ज़मीन थी, फूले की ज़मीन थी, तुकाराम ज्ञानदेव नामदेव की ज़मीन थी, लेकिन मान्यवर कांशीराम कामयाब वहाँ नहीं हो पाए। वो नाराज होकर के महाराष्ट्र से आए, पंजाब के इसके पहले वो पंजाब में कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। यूपी में कामयाब हुए। फिर बहन जी को जब उन्होंने सीएम बनाया ना, तो एक रैली की थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दलितों को ये दिखाने गए कि तुमने साथ नहीं दिया, और देखो मैं यूपी में एक दलित महिला को सीएम बनाकर लाया हूँ। ये आयरनी भीतर की है जिस पर बात हम सबको करनी होगी। क्या वजह थी कि इतना मजबूत मूवमेंट है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पावर में वो कहाँ है, वंचित अघाड़ी कहाँ खड़ी है। यूपी में सपा बसपा, वंचित अघाड़ी पर भी वही आरोप है अभी भी कि कब किधर चले राजभर पर है और स्वामी प्रसाद मौर्य इवन पर एक चीज और मैं जोड़ ही दूं, मान्यवर कांशीराम एक 1993 में एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी भारतीय राजनीति में आता है जो कहता है कि मेरे पैर में 2 कांटे चुभते थे, मुलायम और कांशीराम, मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर दूसरे को भी फेंक दिया। अंत में क्या हुआ, मान्यवर कांशीराम अपने जीवन काल में ही समझौता करके राजनीतिक कुर्सी पाने के लिए उन्होंने किया, और काम लेकिन बसपा ने बहुत शानदार किए। मुलायम सिंह ने दूसरे तरह के समझौते किए। ये समझौते राजनीतिक दलों में जो हुए उसने दोनों को कमजोर किया, और आज यूपी और बिहार की समाजवादी आंदोलन की लड़ाई है। आज आप देख लीजिए, चिराग पासवान की हालत देख लीजिए, आज जीतन राम मांझी की हालत देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की हालत देखिए, खुद नीतीश कुमार, ये सब उसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और आज जब मतलब शहीद जगदेव और कर्पूरी की लेबोरेटरी से ये सब निकले थे। और इवन आज इस आंदोलन की कितनी बड़ी जरूरत इस देश को थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का है ना, राजनीतिक समीकरण छोड़ दें, आज उत्तर प्रदेश में जो कद बहन जी का है, आज अगर वो आरएसएस के खिलाफ सामने खड़ी हो जाए, पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी, मगर अब नहीं हो पा रहा है। ये एक अंतर्विरोध सामाजिक न्याय की राजनीति का है, और ये हमने विश्वविद्यालयों में देखा है। हमारे विश्वविद्यालय के वे प्रोफेसर जिन्होंने बहुत ताकत से जय भीम बोला, उनको प्रमोशन, उनको नौकरी, उनका वीसी बनने तक का सफर तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक आरएसएस की शाखा में नहीं गए। लेफ्ट के लोग आरएसएस की शाखा में गए, लाल झंडे नीले झंडे सब जाकर के वहां गए। ये मेरी किताब कहती है, और अगर आपको ये किताब ये कहने के लिए विवादित लगती है तो मैं चाहता हूं कि ये विवाद हो, ताकि आप जानें कि आपके विश्वविद्यालयों में मेरिट नहीं चेक होती, आप संघ की शाखा में जाते हैं कि नहीं। अगर आप पहले नहीं गए तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपकी बातचीत से। मतलब मुझे लग रहा है कि डॉक्टर लोहिया बार बार एक बात कहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। जिन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाला वो भी राजनीति कर रहे थे, जो लोग मेरी जगह समझौता करके सिस्टम में घुस गए वो भी राजनीति कर रहे थे। मैं सच बोल के भी राजनीति कर रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी राजनीति में हूं। चुनाव लड़ने वाली जहां तक बात है तो मुझे इस बात से गुरेज नहीं है। अच्छा ये रहता है कि पहले मैं परमानेंट हो लेता, अगर मैं फिर मैं चुनाव लड़ लेता, डीयू का प्रोफेसर भी रहता, चुनाव भी लड़ता। तो केवल एक चुनाव लड़ने के लिए नौकरी दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। मैं चुप हो जाता कुछ दिन मुझे कहा गया कि आप कुछ दिन खामोश हो जाइए, नौकरी परमानेंट हो जाएगी, फिर आप बोलिएगा। मुझे लगा कि ये मेरी खुददारी से ये समझौता है, क्योंकि मैंने कोई अगर एक बात भी गैर संवैधानिक आज तक। लक्ष्मण, आज आप ये बात डंके की चोट पर कहेंगे कि आप कल को बड़ा पद और बड़ा कद मिले तो आप नागपुर की तरफ नहीं देखेंगे, भाजपा की तरफ नहीं देखेंगे? मुझे लग रहा है कि मैं अब तक जहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने बहुत आसानी से ये विकल्प था कि तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत हमें भी है।
मेरे अपने लोग जो नहीं, मैं आज की बात नहीं मैं कर अभी रहा भी हूं। कह रहा हूं, मैं नागपुर उसी नागपुर में गया और उसके 2 साल पहले से मुझे कहा जा रहा था कि तुम्हारे कॉलेज में परमानेंट होना है, और तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल एक ऐसे आदमी को बनाया गया है जो दिल्ली प्रदेश का आरएसएस का शिक्षक विंग का इंचार्ज है। वो तुम्हारे ऊपर निशाना बनाए हुए है। उसे प्रिंसिपल बना के भेजा गया। 92 कॉलेज में एक में मुसलमान प्रिंसिपल हुआ करता था। आज मुसलमान भी आरएसएस में हैं, फिर भी मुसलमान प्रिंसिपल नहीं बनाया गया। पहली बार आज तक के इतिहास में एक हिंदू को, आरएसएस के हिंदू को प्रिंसिपल बनाया गया, केवल इसलिए कि लक्ष्मण यादव को निकालना है वहां से। 2 साल मेरे पास मौका था। इतनी बड़ी आपकी ताकत थी? नहीं, कोई ताकत नहीं थी। उन्हें यह था कि कोई ऐसा बहाना नहीं मिल रहा था। मैं तो एडहॉक पर था साहब, वो तो जब चाहते तब निकाल देते, तो किसी से भी निकलवा देते, कभी भी कर लेते। लेकिन उन्होंने बहुत इंतजार किया, सब्र था उनमें। परमानेंट का इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू खूब अच्छा लिया। अंतिम में रिजल्ट में लिख दिया लक्ष्मण यादव को बाहर किया जा रहा है, किसी और को रख लिया गया। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि आज 12 लोगों के परिवार में मैं अकेला नौकरी वाला था। पहला व्यक्ति था जो डीयू में पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर की लाइन तक पहुंचा। मैं नौकरी दाव पर रख करके ये काम करता, इससे ज्यादा आसान तो अब तो आप शुक्रिया अदा करते होंगे ना भाई कि आपने नौकरी गई तो एक बेस्ट सेलर किताब फिर लिख भी मैं दी। कह रहा हूं कि किताब से जीवन नहीं बीतेगा। जीवन लंबा होता है। आर्थिक पक्ष आपको समझौता परस्त बनाते हैं। नौकरी नहीं हुई तो कब मैं समझौता परस्त हो जाऊंगा इसका पता नहीं। नौकरी मिल जाती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि समझौता परस्त नहीं होंगे? क्या ये मतलब किससे इसीलिए छिपा हुआ है कि एडहॉक जो है वो परमानेंट होने के लिए समझौता परस्त है, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रमोट होने के लिए समझौता, एसोसिएट प्रोफेसर होने के लिए, प्रोफेसर चेयर होने के लिए? मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं जो कर चुका हूं उसी से एक जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ये सवाल वहाँ जुड़ता है लक्ष्मण कि जो देश के हालात हैं, जो आज संविधान, लोकतंत्र और मनुष्यता पर आफत आई है, जो आँच आई है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो विश्वविद्यालयों से जुड़ता है। क्योंकि जो विश्वविद्यालय आंदोलनों के ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे, जेपी का आंदोलन कैसे खड़ा हुआ? विश्वविद्यालयों से खड़ा हुआ। असम का आंदोलन कैसे खड़ा हुआ? लेकिन विश्वविद्यालयों के अध्यापक जब क्लर्क में तब्दील होने लगे, वो अपने आप को सिर्फ एक मुलाजिम मानने लगे, तब से ये हालात ज़्यादा बिगड़े हैं। ये ऐसा नहीं है क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो काम मैं कर रहा था नौकरी में रहते हुए, वो वही काम था जिसके लिए मुझे एक प्रोफेसर बनाया गया। आप क्लास में सिखाएंगे कि सच बोलो और आप प्रोफेसर को डरा के रखेंगे। मैंने इसीलिए मेरा प्रिय वाक्य जो मैंने किताब के फ्लैप पर लिखा है, एक डरा हुआ प्रोफेसर शिक्षक अपनी क्लास में ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाके मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। हमारी कोशिश यही थी कि सच बोलें, और सच बोलने की कीमत अगर ये हुई कि नौकरी से निकाल दिया, तो कम से कम आज आंख में आंख डाल करके आपके सामने कैमरे पर बैठकर कह सकता हूं कि झुका नहीं, बिका नहीं, आज भी डंके की चोट पर खड़ा हूं कि बिना गलती के सजा पाई सच बोलने। तो अब आप बताइए कि आप बसपा के लिए सच बोलेंगे, कि कांग्रेस के लिए सच बोलेंगे, कि समाजवादी पार्टी के लिए सच बोलेंगे, कि भाजपा के लिए सच बोलेंगे? किसके लिए आपका सच अब किसका है? मेरा सच मेरे विचार का है। अब मैं अगर पार्टियों पर जाने के पहले ये जवाब दूं कि मुझे अगर चुनना होगा तो मैं उस खेमे को चुनूंगा जो इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी करता हो, जो लोगों को लड़ाने की बजाय जोड़ने की बात करे, नफरत को कम करे। मैं सीधा कह रहा हूं, मेरे क्लासरूम में अगर मेरा क्लासरूम कम्युनल हो गया होता तो मैं पढ़ा नहीं पाता, लेकिन मेरा समाज कम्युनल हो जाएगा तो मैं जी कैसे पाऊंगा? तो मेरा पक्ष ये है मनुष्यता का, संविधान का और सामाजिक न्याय का, जो विचारधारा के लिहाज से यहाँ खड़ा है। वो वाला नहीं कि मैं भी ओबीसी हूं और जाति जनगणना का विरोध करूं, मैं भी ओबीसी हूं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करूं, मैं भी ओबीसी हूं और मंडल कमीशन का नाम ही न लूं। मैं विचारधारा के साथ खड़ा होना चुनूंगा, चाहे बसपा, सपा, कांग्रेस। मैं कह रहा हूं ये बाद की बात है। अभी मैं उनके खिलाफ खड़ा होना चुन रहा हूं जो इस देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं और सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ खड़े हैं। ये मेरा एक पॉलिटिकल स्टैंड भी है। इसलिए कल को अगर मैं कहीं नजर आऊंगा तो मैं अपनी बात कहते हुए हो सकता है किसी राजनीतिक मंच पर नजर आऊं, लेकिन वो राजनीतिक मंच संविधान आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय के खिलाफ। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आपकी जाति का, अभी ताजा हरियाणा का मुख्यमंत्री एक पिछड़ा,
एक कुशवाहा उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, एक कुशवाहा बिहार का उप मुख्यमंत्री, कौन से सब किस दुनिया में आप एग्जैक्टली अब यही आते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मतलब आपके मतलब का सामाजिक न्याय हो तो ठीक है, हाँ लेकिन अगर कोई दूसरा अपने हिसाब से सामाजिक न्याय करने लगे तो दिक्कत है। मैं एक बात पूछता हूं कि बहुत लंबा जवाब न हो जाए, इसके लिए बहुत छोटा सा रेफरेंस ले रहा हूं पूना पैक्ट का। गांधी बार बार कहते थे कि रिप्रेजेंटेशन हम देंगे, अंबेडकर कहते थे सवाल रिप्रेजेंटेशन मात्र का नहीं है, लेकिन समझौता पूना पैक्ट पे हुआ, रिजर्व सीटें मिली और वो लोग क्या बने उसको कांशीराम ने अपनी किताब में चमचा युग में लिख दिया। जवानी में चमचागिरी की लत जिसे लग जाती है उसकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। सोशल जस्टिस विचार का मतलब क्या था? रबर स्टाम्प बनाना नहीं, प्रतिनिधित्व किस जगह पर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बात है और आपने दिया केवल वोट पाने के लिए। साहब अगर आपने इतने मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए, दलित बनाए, तो लेटरल एंट्री में 340 लोगों को सेक्रेटरी बनाया, उसमें उत्तर प्रदेश में लाठियां खाते नौजवान कौन से? हाँ मैं लेटरल एंट्री पूछ रहा हूं। दलित पिछड़ों घरों के हैं, मौर्य जी के घर के बाहर। ओम प्रकाश चौटाला का नाम जानते होंगे, हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जेल चले गए, राजनीतिक करियर खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने मान लिया कि घोटाला हुआ, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने कह दिया कि 4% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। आज भी वो बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, पीटे जा रहे हैं, और वो कौन सा जस्टिस है? मैं इस किताब के जरिए एक सवाल पूछता था। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 कॉलेज हैं, 90 कॉलेज का एक भी दलित और ओबीसी प्रिंसिपल नहीं है। यहां मुझे सोशल जस्टिस चाहिए था। प्रोफेसरशिप में 97% रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट खाली है। मैंने आरटीआई लगाई थी 2019 और 2022 में। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। हाँ अब राहुल गांधी कह रहे हैं, पहले कांग्रेस ने भी बहुत गड़बड़ किया, लेकिन मैं कह रहा हूं अब अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। कहने को तो बहन जी भी कहती हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, वो मंडल कमीशन की बात करती हैं। बीजेपी का सोशल जस्टिस केवल और केवल दिखाने का है, कुल्हाड़ियों को देख करके कि लकड़ी तुम्हारी अंडल की लगी हुई है, इसलिए जंगल की लकड़ियों हमें कुल्हाड़ी को साथ दे दो। हमें हक हिस्सेदारी चाहिए। 52% आबादी को 52% प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, लैंड ऑनरशिप, रिसोर्सेज में हिस्सेदारी, ये है सामाजिक न्याय। बीजेपी क्या कर रही है? आपके नेता को आपके आगे कर रही है, आपका वोट ले आओ और राजभर जैसा। अभी हमने एक खबर पढ़ी कि एक जज को रेकमेंड किया कॉलेजियम ने, दलित केरल के, कि हाई कोर्ट का इनको जज बनाया जाए, और सरकार ने ये कहकर रोक दिया कि जी इनका जो इतिहास है वो वामपंथी रहा है। हाँ, तो जज बनने की क्राइटेरिया में कहीं लिखा है क्या केवल दक्षिणपंथी जज बनेंगे? ऐसे ही मैंने सवाल पूछा इस प्रोफेसर की डायरी में कि क्या आपके प्रोफेसर बनने में कहीं कोई लिखा था क्या? अच्छा, आरएसएस वाले इतने प्रोफेसर बन गए जब कांग्रेस की सरकार थी, जब लेफ्ट वालों का दबदबा होता था कैंपस में, तब मेरिट देख करके आरएसएस वाले प्रोफेसर बन सकते हैं। आज आरएसएस का दबदबा है तो एक आरएसएस के आलोचक आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। विश्वविद्यालय आलोचक पैदा करता है और आपको एक लक्ष्मण यादव आलोचक बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत सारे मेरे साथी वो निकाल लिए गए विश्वविद्यालय से जो चुप थे, लेकिन हाँ उनके नहीं थे इसलिए भी नौकरी से मारे गए। यहाँ केवल वही नहीं मारा गया जो बोल रहा था। एक आखिरी सवाल लक्ष्मण, कि अब जो अगला समय है उसमें पहले आप राजनीति करेंगे कि पहले एक और किताब लिखेंगे कि पहले फिर से नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? नौकरी का रास्ता इसलिए मुझे लगता है कि फ़िलहाल बंद होता दिख रहा है कि या तो नौकरी पाने के लिए पहले कोशिश कर लेता, या नौकरी से निकाले जाने के बाद चुप रहता तो कहीं और रास्ता बन जाता। हमने तो लिख दिया किस्सा 150 पन्ने का, इसे पढ़ने के बाद कौन मुझे नौकरी देगा? तो वो रास्ता, मुफीद सरकारें आ जाएं तो नौकरी वो देखा जाएगा। मैं अभी कतई ये नहीं कहूँगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि एक डर करके शिक्षक बन करके, गुलाम बन करके, दरबारी बन करके मैं वहाँ चला जाऊँ, ये मुझे लगा कि शायद मैं खुद को मार करके वो नौकरी नहीं पाना चाहता। मेरी खुद मुख्तारी के साथ अगर वो नौकरी मिलेगी तो मैं नौकरी करूँगा। लेखक बनने का सवाल है तो इस किताब को लिखने का मकसद लेखक बनना तो था नहीं, जो दिल में था, कल को मेरे समाज के लोग ये न कहें 25 साल बाद, 50 साल बाद, कि जब इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे थे तो उस भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति ने समाज को नहीं बताया, तब वो किताब इनको मिलेगी कि हाँ एक व्यक्ति था जो आपको आगाह कर रहा था। आपने नौकरी छोड़ी, आपने किताब लिखी, आप बाहर भी कुछ गुंजाइशें तलाश रहे होंगे, आपकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब उसको इतनी क्रेडिट देनी होगी।
मेरा प्रेम विवाह है और लगभग 7-8 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं कुछ नहीं था, सो कॉल्ड कुछ नहीं था, तब भी वो हम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो भी वो रिश्ता था। हमने शादी का जब निर्णय लिया, मेरी पत्नी को बखूबी पता था कि इसका भविष्य खतरे में है, फिर भी उसने बिना हिचक के मेरे निर्णय और हम दोनों के साझे निर्णय में साथ दिया। नौकरी जाने का एक लाइन बस बोलूँगा उसकी मानसिकता के बारे में। वो पीएचडी कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे कॉलेज का इंटरव्यू की डेट आ गई और हम गाड़ी से घर जा रहे थे, मेरे बहन की शादी का के आसपास। घर मतलब आजमगढ़। मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने रास्ते में उससे कहा, मैं बहुत डर गया, मैं भीतर से, डर सबको लगता है। मैंने कहा कि यार ये इंटरव्यू की डेट आ गई, इस इंटरव्यू के बाद वो मुझे निकाल देंगे, वो इस इंटरव्यू को इसीलिए कर रहे हैं कि वो मुझे निकाल सकें। मेरी पत्नी ने उस समय ये बात कही कि उनको क्या लगता है एक नौकरी नहीं देंगे तो इंसान जी नहीं पाएगा, उससे अच्छा तुम करोगे। मैं आज भी कहता हूं कि मुझसे ज़्यादा जोखिम मेरी पत्नी ने उठाया और आज भी वो हिम्मत बन के मेरे साथ खड़ी है। तो सारा जोखिम तो उसका है और वो अभी पीएचडी कर रही है, जेआरएफ है, वो अपना काम कर रही है। मैंने ये किताब लिखी, मैं अब सोशल पॉलिटिकल चीज़ों में भाग ले रहा हूँ। चुनाव लड़ूंगा कि नहीं अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मौका मिलेगा तो लड़ूंगा, इसमें पीछे भी नहीं रहूँगा। हाँ, किताब लिखने के काम को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसी कलम और किताब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे मन में, मेरे आप लैपटॉप देखेंगे तो अभी भी तकरीबन 5 किताबों के ड्राफ्ट उसमें तैयार मिलेंगे, क्योंकि लिखना और पढ़ना अगर बंद कर दिया तो शायद मेरा विकास खत्म हो जाए। 5 किताब कुछ ज़्यादा नहीं है? वो तो 5 साल से बन रही है। अच्छा। लेकिन उसको अगले 5 साल में भी ले आ पाऊँ तो बड़ी बात होगी। वो एक ड्राफ्ट है मन में जो है कि इस पर भी एक बात कहनी है। सोशल जस्टिस के आइकॉन जितने हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाई, उन सब पर किताब लाने का मेरा मन है, सोशल जस्टिस पर किताब लाने का मन है और उसका ड्राफ्ट तैयार है। आगे जब भी मौका मिलेगा, महफूज रहूँगा तो लिखने पढ़ने का काम जारी रखूँगा। नहीं, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे और समाज की जिम्मेदारी है कि आपको महफूज रखे और आपकी तरह की तमाम आवाज़ों को महफूज रखे। आगरा की बात की थी आपने, तो उसी आगरा में बाबा साहब के भाषण का जिक्र करके ख़त्म करेंगे कि उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से समाज को बहुत सारे लोगों से लड़ के, झगड़ा करके, संघर्ष करके यहाँ तक ला पाया हूँ। तो अगर इस लड़ाई को आगे न ले जा सको तो उसको वहीं छोड़ देना, पीछे मत ले जाना। तो आज जिस दौर में हम पहुँच गए हैं, वहाँ बहुत सारी लड़ाइयों पर विश्लेषण ज़रूरी है, बहुत सारे नतीजों का विश्लेषण ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का विश्लेषण ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन विचारों का विश्लेषण करने की जिन विचारों ने आज संविधान को, लोकतंत्र को और मनुष्यता को इस हाल में पहुंचा दिया है जहां वो आज है। लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए, बेबाकी से बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और हम यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि आप किताब को पढ़िए और लक्ष्मण यादव की अगली किताब का या फिर अगले कदम का इंतज़ार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।